अस्सलाम वालेकुम डेरॉल। आज ज़रा मॉडल पेपर डिस्कस कर लेते हैं क्लास 9 का। और मैं चाहूँगा कि मॉडल पेपर का पेपर नंबर 2 हम लोग पहले निपटा दें। इसकी वजह यह है कि वो छोटा होता है और आराम से हम लोग उसको कवर कर पाएंगे। पेपर 1 ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा बड़ा होता है और इसे कहते हैं कि टाइम ज़्यादा लगेगा उसके अंदर। तो उसके लिए एक अलग वीडियो इंशाल्लाह आ जाएगी। तो फिलहाल हमारे पास पेपर 2 के अंदर जो पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है वो कहा जा रहा है कि हम लोग ट्रेस टेबल बना दें इस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट का। तो अब फ्लो चार्ट का ट्रेस टेबल अगर मैं बनाना चाहूँ तो जाहिर सी बात है, अगर मैं पहली एट्रेशन में देख रहा हूँ कि पहली एट्रेशन में क्या चेंज आया इसके अंदर, तो एट्रेशन नंबर 1 के अंदर हम देख रहे हैं कि x1 था और उस पर +2 हो गया है और वो x के अंदर स्टोर हो गया है। तो 1 + 2 3 हो जाएगा और 3 हमारे पास x की वैल्यू बन जाएगी। तो पहली एट्रेशन में x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। सिमिलरली हम लोग दोबारा ऊपर जाएंगे, चेक करेंगे क्या 3 बड़ा है 5 से। जाहिर सी बात है बड़ा नहीं है, तो नो वाले एरो पे जाएगा। और नो वाले एरो पे जाने के बाद यहाँ पर 3 ऐसी पिछली वैल्यू थी और पिछली वाली वैल्यू के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5। क्योंकि ये 5 हो जाएगा तो एस की एडिशन नंबर 2 में एस की वैल्यू क्या थी, 5 थी। अब दोबारा ऊपर जाएंगे, क्या 5 बड़ा है 5 से? नहीं, 5 बड़ा तो नहीं है 5 से, 5 तो बराबर है 5 के। तो अगेन नो वाले एरो पे जाएगा। अगेन नो वाले एरो पे जाने के बाद क्या होगा कि ये 5 + 2 यानी कि 7 कर देगा यहाँ पर। तीसरी एडिशन में वैल्यू जो है वो 7 हो जाती है। और फिर इसके बाद जाहिर सी बात है, जब वो ऊपर जाएगा तो 7 बड़ा है 5 से, तो यस के एरो पे जाने के बाद ये स्टॉप कर देगा। दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ कह रहे हैं कि टू राइट द एचटीएमएल एन एचटीएमएल फाइल दैट इनिशियलाइजेस अ वेरिएबल स्कोर। अच्छा, वेरिएबल स्कोर के नाम का है विद द वैल्यू 3। अच्छा, हमने कहा ठीक है। तो यहाँ तक का तो मैं, जो वाइट पार्ट है वो गिवन था, जो ब्लू पार्ट है वो मैंने आंसर के तौर पे लिखा है। तो अगर मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ तो आप लोग बेहतर देख पाएंगे। तो भाई वैल्यू जो है, जो वेरिएबल था हमारे पास वो स्कोर के नाम का था, तो मैंने कह दिया लेट स्कोर। और वैल्यू क्या थी इसकी, 3 थी, तो मैंने कह दिया =3। तो लेट स्कोर इज इक्वल टू 3 हमारे पास पहली कोडिंग की लाइन आ जाएगी, जावास्क्रिप्ट के कोड की लाइन आ जाएगी कि लेट स्कोर इज इक्वल टू 3। देन उसके बाद क्या है, कह रहे हैं कि वेयर इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। अब यहाँ पर अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में लगाऊंगा। चाहे वो पोस्ट हो चाहे वो प्री हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक से इसकी वैल्यू बढ़ा देगा। अच्छा, एंड देन डिस्प्ले द अपडेटेड स्कोर ऑन द वेब पेज। अब वेब पेज पे अपडेटेड स्कोर वो जिसे कहते हैं कि डिस्प्ले कर दे। अब मसला इस बात का है कि दो तरीके हैं डिस्प्ले करने के। देखो, वेब पेज पर डिस्प्ले डिस्प्ले करने की बात हो रही है तो अलर्ट तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, विंडोज डॉट अलर्ट जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। विंडोज डॉट अलर्ट इस्तेमाल नहीं हो सकता तो क्या इस्तेमाल होगा भाई? तो एक ही चीज़ हमारे पास बचती है, वो ये कि हम लोग विंडोज डॉट अलर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम लोग जाहिर सी बात है या तो डॉक्यूमेंट डॉट इनर एचटीएमएल का इस्तेमाल करेंगे, या तो हम लोग जो है वो अगर टेक्निकल टर्म से बात करें तो या तो डॉक्यूमेंट डॉट एचटीएमएल की बात करेंगे, या तो हम लोग अगर बात कर रहे होंगे तो वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट की बात कर रहे होंगे। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट की अगर मैं बात करूँ तो वो ज़्यादा सूटेबल है। क्यों सूटेबल है? वो इसलिए सूटेबल है भाई क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है वो बगैर किसी आईडी के इम्प्लीमेंट हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट के अंदर कोई कोई भी इसके अंदर कोई बॉडी के अंदर कोई भी टैग इस तरह का नहीं है जो जिसकी आईडी हो, चाहे वो H1 हो चाहे वो P हो, किसी किसी की भी आईडी नहीं है। क्योंकि आईडी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कह देंगे भाई कि ला मोहल्ला इसके अंदर क्या इस्तेमाल होना है। हम लोग विदाउट एनी डाउट्स हम लोग ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑफ राइट इस्तेमाल होना है, और यही मैंने यहाँ पर इस्तेमाल भी किया हुआ है। अच्छा जनाब, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अच्छा जनाब, हमारे पास ये HTML का हमारे पास आउटपुट था, और हमें इसका अब कोड लिखना है। तो कोड लिखने के लिए जाहिर सी बात है, हम लोग जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो लिख देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, हम लोग देख पा रहे हैं कि टाइटल जो है ना वो अबाउट पाकिस्तान है, तो हमने टाइटल यहाँ पर अबाउट पाकिस्तान लिख दिया है। लेकिन टाइटल के बाद यहाँ पर जो हेडिंग है, सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, ये बड़ी हेडिंग लग रही है मुझको, ये H1 लग रहा है। तो मैंने H1 का टैग यहाँ पर लगा दिया और सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। फिर OL का टैग अप्लाई हो रहा है, और ये ऑर्डर डिस्क का टैग है बेसिकली।
तो OL का टैग अप्लाई हुआ, और टाइप हमने क्या लिख दी, वन, यानी कि वन से शुरू होने वाला, न्यूमेरिक वन से शुरू होने वाली ये लिस्ट होगी। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। हमने फिर लिस्ट के आइटम जितने शुरू किए, कराची, लाहौर, क्वेटा, गिलगित एंड पेशावर। तो हमने ये पांच जो लिस्ट के आइटम थे यहाँ मेंशन कर दिए, और हाथ के हाथ हमने ऑर्डर लिस्ट को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, और एचटीएमएल को भी क्लोज कर दिया। ये हमारे पास पूरा कोड इस तरह से इसका रहेगा। आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, राइट एन एचटीएमएल फाइल दैट इंक्लूड्स जावास्क्रिप्ट ब्लॉक। जावास्क्रिप्ट ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं जावास्क्रिप्ट ब्लॉक हमें लिखना है इसका, इन द स्क्रिप्ट डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम। अब नेम के नेम नाम का जो एक वेरिएबल होगा विद द टेक्स्ट अदनान। अब या अदनान के अंदर जो है ना वो टेक्स्ट स्टोर होगा, एंड डिस्प्ले इट ऑन द वेब पेज यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगेन हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ तक का तो कोड सेम रहेगा, हमें कोई टाइटल नहीं दिया गया था तो हमने टाइटल को एम्प्टी रखा। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, नेम के नाम का एक वेरिएबल होगा, तो हमने कह दिया लेट नेम इज इक्वल्स टू अदनान, जो कि कोट्स में आ रहा होगा। टेक्स्ट है, ऐसी बात है, कोट्स में आएगा। तो हमने ये वाली वैल्यू उसको असाइन असाइन कर दी, ये टेक्स्ट की वैल्यू हमने उसको असाइन कर दी। अब क्या होगा, हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल होना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद फिर यहाँ पर नेम आ जाएगा। ठीक है, नेम यानी कि वेरिएबल जो नेम है ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आसान लफ्जों में आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं कि अ कंपनी इज डेवलपिंग अ फूड डिलीवरी ऐप दैट प्रोमिसेस फास्ट डिलीवरी ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मील्स टू बिजी अर्बन प्रोफेशनल्स। अब यहाँ पर अर्बन का मतलब होता है बेटा सिटीज, सिटीज के प्रोफेशनल जो कि ऑफिस गोइंग स्टाफ होता है, उसके लिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मील्स, घर का बना हुआ खाना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड खाना जो होता है वो जाहिर सी बात है वो लंच के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लंच के अंदर कंज्यूम करते हैं। तो वो कंपनी ऑफर कर रही है कि भाई ये हम लोग जो है फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हैं इसके लिए। तो कंसिडरिंग द गिवन सिचुएशन, व्हाट आर द थ्री स्टेप्स दैट अ कंपनी शुड फोकस ऑन टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ इट्स डिजिटल वेंचर। अब डिजिटल वेंचर के हिसाब से हमें क्या क्या फोकस करना चाहिए, थ्री स्टेप्स क्या होंगे जो कंपनी खास तौर पे फोकस करेगी, इसके ऊपर जरा हम लोग देख लेते हैं। पहली बात तो है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि और अंडरस्टैंड करना है कि टारगेट कस्टमर्स कौन है। पहली बात तो है कि अर्बन प्रोफेशनल्स हैं जो कि हम जानते हैं। ठीक है, अब उनके लिए जाहिर सी बात है एक लिमिटेड टाइम होता है ब्रेक का, तो हमें किस किस का ख्याल रखना है, स्पीड का, कन्वीनियंस का, क्वालिटी का और रिलायबिलिटी का। खाना खराब ना हो, खाना अच्छा हो। ठीक है, टेस्ट उसका बिल्कुल कन्वीनियंट हो। ठीक है, उसके अलावा क्या है, उनको किसी किस्म की इनकन्वीनियंस ना हो, टाइम पे खाना मिल जाए, हमें फौरन पहुंचाना है खाना, यानी कि स्पीड हो। ठीक है, दिस हेल्प्स डिजाइन द फीचर्स लाइक क्विक ऑर्डरिंग, यानी कि इंटरफेस बहुत सिंपल सा हो ऐप का, आसान तरीके से कस्टमर फ्रेंडली कह लें उसको, या यूजर फ्रेंडली कह लें। तो क्विक ऑर्डरिंग हो पाए वहाँ से, शेड्यूल डिलीवरीज, यानी कि डिलीवरी को शेड्यूल कर पाए वो, कस्टमर ने शेड्यूल कर दिया कि भाई मेरे लिए 9 बजे खाना जो है ना ऑर्डर कर देना। ठीक है, ताकि वो 10 बजे तक पहुंच जाए फॉर एग्जाम्पल, और 10 बजे मेरी ब्रेक हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, एंड हेल्दी मील ऑप्शंस, और जाहिर सी बात है वो हेल्दी मील हो, मयारी खाना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि गंदे ऑयल में बना हुआ हो या कोई इस तरह का हो जो हेल्थ इश्यूज कॉज करे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है बेटा नंबर 2 पे हम लोग ये देखेंगे कि डेवलप अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती है कि हम लोग क्या ऑफर कर रहे हैं और कितना अहम चीज़ ऑफर कर रहे हैं हम उसकी। तो ऑफर समथिंग कंपेलिंग दैट डिफरेंशिएट्स द ऐप। अब ऐप के अंदर कुछ इस तरह से, मतलब हमें एक चीज़ ऑफर करनी है जो नॉर्मल ऐप से हमारी ऐप को डिफरेंशिएट कर दे। ठीक है, कुछ ऐसा यूनिक हो जो बाकी सब में ना हो, सच एज गारंटीड फास्ट डिलीवरी। ठीक है, या फिर फ्रेशली प्रिपेयर्ड मील्स, रियल टाइम ट्रैकिंग। ठीक है, क्यूरेटेड मेन्यूज, टेलर्ड फॉर प्रोफेशनल विद लिमिटेड टाइम। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जो है ना कुछ खास मेन्यूज ऑफर कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, जो कि खास तौर पे ऑफिस स्टाफ के लिए हो, कि भाई एक बंदा 8 के लिए ऑर्डर करवा रहा है तो बड़े कन्वीनियंटली ऑर्डर ऑर्डर हो जाए। इस तरह की डील्स निकाल लें हम लोग, या इस तरह के मेन्यूज निकालें जो कि मतलब स्टाफ से मुताल्लिक हों और स्टाफ को ईजी रहे कंज्यूम करने में। ठीक है, रियल टाइम ट्रैकिंग के राइडर जो है वो कहाँ तक पहुंच गया आपका खाना लेके फॉर एग्जांपल। तो ये आम तौर पे जो है ना वो दूसरी ऐप में हो ना हो, लेकिन ये एक अच्छी फीचर है जो कि हम लोग वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर हम रख सकते हैं, जो कि हमारी ऐप की वैल्यू बढ़ा देगी। नंबर 3 पे कहा जा रहा है बिल्ट एंड
कंटिन्यूअसली इम्प्रूव द डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये देखो, सॉफ्टवेयर का मामला ये होता है कि मुस्तकिल तौर पर उसमें अपडेट्स आ रही होती हैं। क्यों आ रही होती हैं? ताकि उसमें मजीद फीचर्स ऐड होती रहें। तो क्यों हो रही होती है फीचर्स ऐड? क्योंकि हम कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सकें उसको बेसिकली। तो क्रिएट अ यूजर फ्रेंडली रिलायबल स्केलेबल ऐप विद स्मूथ पेमेंट सिस्टम्स, एक्यूरेट डिलीवरी ट्रैकिंग एंड स्ट्रॉन्ग बैकएंड लॉजिस्टिक्स। रेगुलर अपडेट्स बेस्ड ऑन यूजर फीडबैक एंड आर एसेंशियल्स। ऐसी बात है कि मुस्तकिल तौर पर अपडेट्स करते रहना यूजर फीडबैक के हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यूज़र को कन्वी एट द एंड देखो, हमें एज अ बिजनेस क्या चाहिए कि यूज़र कन्वीनियंस में हो। क्योंकि यूजर्स ही आपको पैसे पे कर रहे हैं। ठीक है। आसान लफ्जों में ये हमारे पास तीन स्टेप्स हैं जिस पे हम लोग फोकस कर रहे होंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 से हमसे कह रहा है कि इधर डू दिस ए पार्ट और डू द बी पार्ट। हम लोग पहले ए पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये ERQ है बेसिकली, जो कि 6 मार्क्स का होता है। 6 मार्क्स के और कोई क्वेश्चन आपको दिखेंगे नहीं यहाँ पर ऊपर। अगर मैं आ जाऊँ तो 3-3 मार्क्स के देख रहे होंगे, 4 मार्क्स के देख रहे होंगे। हो सकता है कि 5 मार्क्स तक दिख जाए, लेकिन ये कि हमारे पास जो ERQ होता है वो वाहिद ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि 6-6 मार्क्स का आता है। कैन ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को ड्रॉ करना है। ये आप सब देख चुके हो उस डायग्राम को। ये हमारे पास आंसर है इसका। तो हमें ब्लॉक डायग्राम पे काम करना है इस पे। ठीक है। तो बेसिकली ब्लॉक डायग्राम जो है ना, हमें वो बनानी है। ठीक है। और आप जानते हो आपकी कॉपी में भी बनी हुई है, और ये बुक में भी बनी हुई है। कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। और अगर फॉर एग्जांपल बुक नहीं है या कॉपी के अंदर नहीं बना सके तो अभी से ही इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये हमारे पास जो है ना बेसिकली वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर होता है। और बाद में ये भी कहा जाता है कि एक्सप्लेन द डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एनी 4 कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लॉक डायग्राम। तो कोई भी 4 कंपोनेंट्स जो है ना हम लोग कहना चाहिए इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैश का क्या पर्पस है, ALU का क्या है, CU का क्या है, रजिस्टर्स का क्या होता है। तो ये सब जो है ना हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ज़रा नीचे आ जाएं तो यहाँ पे कंपोनेंट्स डिफाइन दिए हुए हैं। आप चाहें तो रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में पढ़ भी सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। बेसिकली बात ये है कि ये मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि भरी पड़ी है बाकी यूट्यूब चैनल्स पे भी। और भरी पड़ी है, बल्कि मेरे अपने एक्सप्लेनेशन में भरी पड़ी है। अगर कोई इंग्लिश रीडिंग में अच्छा होगा तो खुद ही देख के समझ जाएगा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। क्या कंपोनेंट क्या कर रहा है। तो मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा तो बिला वजह वीडियो ही लंबी होगी और कुछ नहीं होगा। तो चलते हैं आगे। ये थ्योरी थी वैसे बाय द वे, तो इसलिए मैं इस पर इतना फोकस नहीं कर रहा। खैर, एग्जाम्पलीफाई द पर्पस ऑफ बिग डेटा। अब बिग डेटा क्या होता है? इंतहा से ज्यादा बड़ा अंबार का डेटा जो कि मुस्तकिल तौर पर रिकॉर्ड होता आ रहा हो और अच्छा खासा बल्क अमाउंट ऑफ वॉल्यूम रखता हो। ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। अच्छा, किस किस फील्ड्स के अंदर बिग डेटा के अंदर बिग डेटा की एग्जांपल देनी है हमको या उसका पर्पस बताना है हमको? पहली बात तो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के अंदर बेटा याद रखना कि हॉस्पिटल्स के अंदर बिग डेटा लाजमी तौर पे चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि पेशेंट्स को जो है ना हम लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, और मुस्तकिल तौर पे उसका BP कैसा जा रहा है, उसका हार्ट रेट कैसा जा रहा है। या आपने ECG मशीन्स के अंदर देखा होगा कि मुस्तकिल तौर पे जो है वो सेंसर्स कनेक्टेड होते हैं। और फ़कत सेंसर्स ही नहीं होते। उसके बैकएंड पे ये हो रहा होता है कि सेंसर्स डेटा सेंड कर रहे होते हैं पूरे एक सर्वर के ऊपर। चाहे वो मेन फ्रेम हो, चाहे वो मिनी हो, चाहे कोई किसी भी किस्म का सर्वर हो, लेकिन सर्वर होता है वो जिस पे डेटा रिकॉर्ड हो रहा होता है। अच्छे हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ ये मैं। ठीक है। और डेटा रिकॉर्ड होने के साथ साथ हम लोग पेशेंट की हिसाब से बड़ा अच्छा उसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि डेटा उसका सारा हमारे पास है। और उस डेटा के ऊपर हम लोग एनालाइज कर सकते हैं किस टाइम पर या कितने टाइम के बाद ये मसला हो रहा है, एक जो इशू आ रहा है पेशेंट को। तो कितने टाइम के बाद उसको फीवर आ रहा है, या कितने टाइम के बाद उसको जो है वो उसकी हालत बिगड़ रही है। या फिर जो है वो किस खास टेम्परेचर के ऊपर ये इशू आ रहा है। तो हम लोग उसको बाकायदा उस डेटा के जरिए हम लोग उसको उसके लिए डिसीजन मेकिंग कह रहे हैं उसको, या उसको मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना जो है हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल जो है ना यहाँ पर दी हुई है। वेरिएबल डेटा जो होता है खास तौर पे यहाँ पर इसकी एग्जांपल दी हुई है। आपने स्मार्ट वॉचेस देखी होंगी जो कि हार्ट रेट को मॉनिटर कर रही होती हैं मुस्तकिल तौर पे, BP वगैरह को इसके रिजल्ट दे रही होती हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे फायदा क्या हो रहा होता है कि हम लोग डिजीज को काफी अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दे सकते हैं किसी पेशेंट को उसके जाती नीड के हिसाब से। कोई कोई बंदा है वो शुगर का पेशेंट भी है, BP का भी है। अब उसको जो है ना अगर फॉर एग्जाम्पल अस्थमा हो जाता है या कोई भी इस तरह का मसला हो जाता है जो एक सेकेंडरी मसला हो,
तो उसके शुगर और बीपी को डिस्टर्ब किए बगैर कैसे उसको मेडिसिन दें, ये पर्सनलाइज मेडिसिन कहलाएगी उसकी। तो ये पर्सनलाइज मेडिसिन उसको दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी। आईओटी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली सेंसर्स हो, सेंसर्स के अलावा हम लोग कोई चीज़ रियल टाइम में मॉनिटर कर रहे हैं, और मॉनिटर करने के जाहिर सी बात है मुस्तकिल तौर पे सेंसर सेंस करेगा, और रियल टाइम में हम लोग मॉनिटर करेंगे तो एक बल्क डेटा आ जाएगा हमारे पास, जो कि एक बिग डेटा आएगा। आमतौर पे ये ना ये इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग चीज लिखी हुई है, लेकिन स्मार्ट होम्स वगैरह के अंदर भी काफ़ी ये इस्तेमाल हो रहा होता है। तो कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटीज कलेक्ट डेटा फ्रॉम द ट्रैफिक सेंसर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रैफिक सेंसर से स्मार्ट सिटीज जो है ना वो कलेक्ट करते हैं डेटा जीपीएस डिवाइसेस से, कैमरा से, टू मैनेज द ट्रैफिक फ्लो, यानी कि उसके हिसाब से ही सिग्नल को बंद खोल करेंगे ताकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से जैम ना हो। ठीक है। और जिसे कहते हैं कि अगर आपने देखा हो कि गूगल मैप्स पे भी ये इस्तेमाल हो रहा होता है, कि नंबर ऑफ एंड्रॉयड डिवाइसेस को वो देखते हैं कि कहाँ कितनी है, और उसके हिसाब से जज करते हैं कि कहाँ पर ट्रैफिक जैम है। तो गूगल मैप पे अगर आप कभी रास्ता देख रहे हो तो वो ब्लू में और रेड में दिखा रहा होता है, रेड वाला यानी कि बहुत ज़्यादा जैम है। कैसे पता लग रहा है? आईओटी के जरिए पता लग रहा है। ठीक है। इसके अलावा स्मार्ट होम्स के अंदर भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। किस तरह से कि मतलब जो है ना, फॉर एग्जांपल दिन हो रहा है तो मैं चाह रहा हूँ कि खिड़कियां खुल जाएं और लाइट्स बंद हो जाएं, ताकि सनलाइट जो है ना उसके जरिए मैं अंदर घर पे काम कर लूँ और मेरा बिल बचे। तो क्या हो रहा है कि मैं लाइट सेंसर्स लगा दूंगा, और लाइट सेंसर्स के हिसाब से जो है वो मैं चाहूँगा एक एक्चुएटर अप्लाई कर दूंगा अपनी विंडो के ऊपर, ताकि वो खुद ब खुद ही ओपन कर दे मेरी विंडो को। ठीक है। तो अगेन स्मार्ट जो है ना वो होम्स के अंदर काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग खास तौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई या दीगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, चाहे वो फूड की क्यों ना हो। तो फूड इंडस्ट्री हो गई या इस तरह की और दीगर मैन्युफैक्चरिंग जो हो गई, इसमें क्या होता है कि हम रियल टाइम डेटा देख रहे होते हैं, और देख रहे होते हैं कि मशीन्स जो है कितनी देर तक जो है ना मतलब काम कर रही हैं। मशीन्स को देखो, जाहिर सी बात है हर चीज़ को रेस्ट चाहिए, मशीन भी मुस्तकिल तौर पे काम करेगी तो वेयर एंड टेयर उसमें आएगा। तो वेयर एंड टेयर के आने से पहले, अब वेयर एंड टेयर आ जाए तो मसला क्या होता है, ये होता है कि मेरा डाउन टाइम बढ़ जाता है। डाउन टाइम का मतलब क्या होता है? डाउन टाइम का मतलब ये होता है कि एक लंबा टाइम हो जाता है कि मेरी मशीन इनएक्टिव है, और मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं पा रही है। तो होता क्या है कि मैं पहले ही प्रिडिक्ट कर लूँ कि भाई अब इसका मेंटेनेंस का टाइम आ गया है। किस तरह से प्रिडिक्ट होगा? ये बिग डेटा के जरिए होगा। मैं रियल टाइम मॉनिटर कर रहा हूँ अपनी मशीन्स को। तो अब मॉनिटरिंग इस तरह से हो जाए और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हो जाए, तो क्या ही अच्छा हो जाएगा कि मैं वक्त से पहले जो है वो, इससे पहले कि मेरी मशीन खराब हो, मैं पहले इसको जो है वो सही करवा दूँ। और फिर क्या होगा कि इक्विपमेंट फेलियर्स जो है ना वो पहले आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और प्रोडक्शन डिलेज जो है ना वो नहीं होंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिकली। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। आगे चलते हैं। आगे हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि अच्छा, ये हमने पूरा 6 निपटा दिया, अब 7 पे आ गए हैं। कह रहे हैं कि a car manufacturing company aims to reduce the production time and enhance the safety in its factories. They plan to introduce AI powered robots. चाह रहे हैं कि भाई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कहना चाहिए सेफ्टी चाह रही है, और प्रोडक्शन टाइम जो डिले होता है उसको रिड्यूस करना चाह रही है। तो उन लोगों ने क्या किया कि एआई पावर्ड रोबोट्स को जो है ना वो वहां पर काम पे लगा दिया, दैट कैन परफॉर्म टास्क सच एज असेंबलिंग पार्ट्स को असेंबलिंग करना, या जिसे कहते हैं कि प्रोडक्ट्स को उसके डिफेक्ट्स को मॉनिटर करना, एंड मैनेजिंग इन्वेंट्री, यानी कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? सामान जो कि जरूरी होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको मैनेज करना। तो ये एआई पावर्ड रोबोट्स के जरिए वो करवाना चाह रही है, बेस्ड ऑन गिवन सिनेरियो। अब सिनेरियो क्या है जरा देखते हैं। इसकी इस जो ऊपर सिनेरियो हमको दिया हुआ है बेसिकली, तो इसके हिसाब से क्या है मामला? कह रहे हैं बेस्ड ऑन गिवन सिनेरियो। पहले पहला ऑप्शन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि सजेस्ट एनी टू इम्प्रूवमेंट्स दैट एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस along with the robots can bring in कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर क्या इसे कहते हैं कि रोबोटिक्स जो है किस तरह से एवॉल्व कर सकती है इस चीज़ को, क्या इंप्रूवमेंट लेके आ सकती है। तो पहले का आंसर तो ये हो जाएगा कि भाई जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। इंसान आमतौर पे जो है ना वो इतना बारीक बीनी से नहीं देख पाते जितना रोबोट्स को देख पाएगा, और रोबोट जितनी कंसिस्टेंसी से बगैर थके काम कर रहा होगा, और जिसे कहते हैं कि
मतलब लो वेजेस पे काम करेगा। अच्छा, एआई लो वेजेस से मुराद है कि सिर्फ बिजली का बिल चाहिए होगा आपको और नेट का बिल चाहिए होगा, जो कि रोबोट्स को कनेक्ट कर दे सर्वर से। एक बंदे के लिए अलग से पूरी पे का वो करना पड़ता है। खैर, तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। आसान लफ्जों में कि एआई पावर्ड रोबोट्स कैन असेंबल कार पार्ट्स faster and work continuously with high precision, reducing the production time and human errors। अब जाहिर सी बात है, ह्यूमन एरर्स जो है ना वो रिड्यूस हो जाएंगे और प्रोडक्शन टाइम भी कम हो जाएगा। अगर रोबोट्स काम करें तो ज़्यादा तेज काम करेंगे। आगे चलते हैं, और ब्रेक लिया बगैर भी काम करेंगे, ये बात भी है। अच्छा, इम्प्रूव्ड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल। जाहिर सी बात है, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी क्योंकि नज़रअंदाज किए बगैर एक रोबोट काम कर रहा होगा दूसरी बात किसी भी चीज़ को। और दूसरी बात ये कि सेफ्टी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि रोबोट जो है ना डेंजरस टास्क को काफ़ी हद तक जो है वो बेटर हैंडल कर पाते हैं ह्यूमन से। तो फॉर एग्जांपल ऐसे खतरनाक टेम्परेचर जहाँ इंसान मुस्तकिल तौर पर काम नहीं कर सकता, डिहाइड्रेशन उसको हो जाएगी, तो रोबोट बड़े आराम से काम कर लेगा। अच्छा, आगे चलते हैं। कह रहे हैं, राइट एनी टू पॉसिबल चैलेंजेस दैट द कंपनी में फेस। अच्छा, चैलेंजेस और की बात की जा रही है, और दो चैलेंजेस की बात कर रहे हैं कि एआई इम्प्लीमेंट करने में क्या इशू होगा। पहली बात तो है कि हाई इनिशियल कॉस्ट होगी। जाहिर सी बात है, रोबोट्स को परचेज करना और उनको जो है ना वो ट्रेन करना एआई को, तो जाहिर सी बात है कि एक इनिशियल कॉस्ट की ठीक ठाक होगी। और दूसरा कि वर्क फोर्स अडेप्टेशन एंड ट्रेनिंग। जैसी बात है, वर्क फोर्स किस तरह से रोबोट के साथ कोलैबोरेशन करेगी, तो वो कोलैबोरेशन जो है ना वो इतना आसान तरीके से नहीं होने वाली। तो पहले इसको ट्रेन करना पड़ेगा स्टाफ को कि भाई ये कमांड देना है रोबोट को, तब जाके ये काम वो कर पाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ताकि एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंटली रोबोट्स को डील कर लें, आसान लफ्जों में। ठीक है, आगे चलते हैं। शुड द कंपनी कंप्लीटली डिपेंड ऑन एआई पावर्ड रोबोट्स? नहीं, यहाँ पर जो है वो आखिरी सवाल था हमारा। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है अ, देखो, एआई डिपेंडेंट होती है कुछ हद तक ह्यूमंस के ऊपर। ह्यूमन सुपरविजन फिर भी चाहिए होती है, बात अगर एआई डिसीजन जो है ना वो सही नहीं ले पाती, और उसके लिए जैसी बात है सुपरविजन हमें चाहिए होगा। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अगर आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके लिए रोबोट ट्रेन नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर ह्यूमंस को टेक ओवर करना पड़ सकता है। अ, इसके अलावा इंश्योरिंग स्मूथ एंड रिलायबल ऑपरेशन। जैसी बात है, ह्यूमंस होंगे तो एक स्मूथनेस रहेगी और रिलायबल ऑपरेशंस रहेंगे। अब यहाँ पर और का यानी कि चॉइस दी हुई है ईआरक्यू के अंदर, बेटा याद रखना कि 6 हो चाहे 7 हो। ये क्वेश्चन नंबर 6 में भी चॉइस थी, देखो यहाँ पर और आया हुआ है, और नीचे 7 में भी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर भी। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है कि 6 हो चाहे 7 हो, दोनों ईआरक्यूज हैं, और ईआरक्यूज में चॉइस लाजमी आती है। जैसा कि आप टॉस जानते ही हो कि टॉस क्या होता है। अच्छा, और टॉस के अंदर ये चीज़ मेंशन्ड है, अगर आप अपना जिसे कहते हैं कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन देखें, तो स्पेसिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है ये कि कहाँ कहाँ से मतलब सवाल आ सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं। कह रहे सजेस्ट एनी वन वे फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज थ्रू विच कंप्यूटर सिस्टम्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मेलवेयर। अब मेलवेयर से किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है कंप्यूटर सिस्टम, ये हमें पता करना है। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं मेलवेयर स्प्रेड होने के? इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव एंड सीडीज हो गई, या पैरेटेड सॉफ्टवेयर हो गया, इंटरनेट हो गया, ईमेल अटैचमेंट्स हो गई। तो ये जो है ना इससे किस तरह से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। ठीक है, पहली बात तो ये कि इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव की अगर बात की जाए, तो इन्फेक्टेड स्टोरेज डिवाइसेस, चाहे वो फ्लैश ड्राइव्स हों चाहे वो सीडीज हों, तो उनको जाहिर सी बात है स्कैन करके अगर हम यूज़ करें, तब जाके हम लोग ज़्यादा जो है ना वो अवॉइड कर पाएंगे किसी भी वायरस को। हम लोग स्कैन किससे करेंगे? जाहिर सी बात है किसी ना किसी एंटी मेलवेयर से, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर से। फिर क्या है कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर, जाहिर सी बात है पायरेटेड या अननोन सोर्सेज से हम लोग जो है वो डाउनलोड नहीं करें। पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो कि क्रैक वर्जन होते हैं ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के, चाहे चाहे वो फ्री ही क्यों ना हो, हम लोग जो है वो इसको यूज़ नहीं करें, उसको अवॉइड करें, और ओरिजिनल सोर्स की मतलब जो है वो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें। कह रहे हैं कि इंटरनेट के जरिए कैसे फैलते हैं? अगर हम लोग खुद कोई इस तरह की फाइल्स डाउनलोड कर रहे हैं, और जो कि अननोन सोर्सेज से, अनसिक्योर्ड सोर्सेज से हों, सस्पिशियस सोर्सेज से हों, तो लाजमी है कि हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का फायरवॉल लाजमी ऑन कर लें। ठीक है, अगर फायरवॉल ऑन नहीं होगा तो मसला रहेगा। ठीक है, कुछ भी डाउनलोड करोगे तो फायरवॉल कम से कम जो है ना उसको ब्लॉक कर देता है कि इसके अंदर ये मेलिशियस कोड है।
ठीक है, आगे चलते हैं। ईमेल अटैचमेंट्स। अब ईमेल अटैचमेंट्स की बात की जाए ना, तो ये खतरनाक तरीन चीज़ है। क्यों? क्योंकि जो है ना, आमतौर पे ईमेल अटैचमेंट जो है ना वो ह्यूमन इनिशिएट करते हैं। और ह्यूमन जो है ना वो आपको ट्रिक कर सकते हैं बड़े आराम से, बड़े बुरी तरीके से ट्रिक कर सकते हैं। डू नॉट ओपन अटैचमेंट्स फ्रॉम अननोन और सस्पिशियस सेंडर्स। ठीक है, सेंडर्स और उससे ना मतलब मोहतात रहना चाहिए, जो कि वो सेंडर जो कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ना हो, वो आपको ईमेल खोलने का कह रहा हो। कभी भी उस ईमेल पे क्लिक ना करें जो कि सस्पिशियस ईमेल हो, चाहे वो कितनी ही टेम्पटिंग क्यों ना हो। यू वन एन आईफोन, या यू वन लॉटरी टिकट, जो भी हो, उसको जो है ना जरा अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है ना आमतौर पर इस तरह की ईमेल्स फिशिंग ईमेल्स कहलाती हैं। तो उसको अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली मैंने नीचे वाला पूरा पार्ट समझा दिया कि ईमेल अटैचमेंट आर द मोर आर मोस्ट लाइकली टू स्प्रेड बिकॉज अटैकर्स कॉमनली यूज द फिशिंग ईमेल्स टू ट्रिक द यूजर इनटू ओपनिंग द इन्फेक्टेड अटैचमेंट्स। ये थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक मामला होता है, क्योंकि इसको इनिशिएट जो है ना, देखो पायरेटेड सॉफ्टवेयर बंदे ने बना के अपलोड कर दिया, वो बैठा हुआ है सुकून से। ठीक है, इंटरनेट मैलिशियस फाइल जो है ना वो अपलोड हुई हुई इंटरनेट पे, वो भी बंदा सुकून से बैठा हुआ है। ठीक है। अच्छा, फ्लैश ड्राइव्स वायरस फैल रहा है सीडीज के जरिए या यूएसबी के जरिए। अगेन, बंदा उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ईमेल अटैचमेंट्स के अंदर एक अलग इंसान आपके साथ इन्वॉल्व है, अलग इंसान जो कि एक्टिव है। और कहते हैं कि लोहे को काटता है, तो इंसान इंसान को जाहिर सी बात है नुकसान पहुंचा सकता है ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो उसको सबसे ज़्यादा जो है वो कहा जाता है कि इट इज़ मोर लाइकली टू स्प्रेड वेरी इजीली। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वर्ल्ड पेपर नंबर 2 था। और इतना ही रखते हैं फिलहाल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।